नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 8th और 9th में 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और आप तो जानते हैं आजकल एग्जाम्स को पास करने के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना कितनी ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली, और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसके कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो जो सबसे पहले हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है वेस्ट नाइल फीवर को लेके। वेस्ट नाइल फीवर से आपको पता चल रहा होगा ये एक बीमारी है, और इसका सिलेबस जो जाता है वो करंट अफेयर्स में जाता है, करंट इवेंट्स में जाता है, या फिर साइंस पे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डिजीजेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वेस्ट नाइल फीवर की कुछ केसेस जो है वो केरला में देखने मिल रही है इस बीमारी की। तो केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है कि मॉस्किटो कंट्रोल हो जाए, जो मच्छर है उनको कंट्रोल किया जाए, और एलिमिनेट करने का सोचा जा रहा है ब्रीडिंग साइट्स को, जहाँ पे मच्छर जहाँ से बन सकते हैं ऐसे साइट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो बीमारी है और ज़्यादा ना फैले। तो इस तरह से ये जो हम कहेंगे वेस्ट नाइल फीवर, इसको रोकने की कोशिश केरला हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी केरला में ये फैलते जा रहा है। अब ये वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। मुझे पता है आपने ये बीमारी पहली बार सुनी होगी, तो ये बीमारी नई है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी हमारे देश में तो नहीं है ऐसा कहना ही पड़ेगा। तो वेस्ट नाइल फीवर जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये कि इन्फेक्शन होता है जिसको वेस्ट नाइल वायरस कहा जाता है। तो जो वायरस इसे स्प्रेड करता है उसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्लेवी वायरस फैमिली का है, यानी कहीं ना कहीं ये बर्ड्स के थ्रू आता है, ये बर्ड्स में होता है, एंड इज़ रिलेटेड टू वायरसेस दैट कॉजेज अदर डिजीजेस। इससे बाकी डिजीजेस भी होता है, ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ वेस्ट नाइल फीवर होता है। ये वायरस जो होता है इससे सेंट लुई एनसेफेलिटीज़ भी होता है, जापानीज़ एनसेफेलिटीज़ भी होता है, येलो फीवर भी होता है। ऐसे अलग अलग बीमारी आपको वेस्ट नाइल फीवर से होती हुई दिखती है। तो एक ये जो हम कहेंगे ये जो वेस्ट नाइल फीवर है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मॉस्किटो से होता है, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। तो हम कहेंगे मॉस्किटो बॉर्न वायरस है जो कि मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो आगे हम देखते हैं तो ग्लोबल प्रिवेलेंस यानी वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पे है। VNW की बात करें, वेस्ट नाइल फीवर की बात करें, तो इट आउटब्रेक्स ऑकर अलोंग मेजर बर्ड माइग्रेटरी रूट्स, है ना। तो बर्ड्स यहाँ जिस रूट से आना जाना करते हैं उस रूट के बीच में जो भी जगह आती है वहाँ पे ये ज़्यादातर देखने मिलता है। और वायरस जो होता है ये पहले युगांडा में देखने मिला था 1937 में, और उसके बाद आपको बता दूं कि अलग अलग रीजन में है, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग रीजन में भी आपको ये वायरस देखने मिलता है। जो वायरस होता है ये आपको अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया के देशों में देखने मिलता है, ये कॉन्टिनेंट्स के देशों में देखने मिलता है। इंडिया की अगर बात करें तो WNV एक्टिविटी जो होती है वो साउथ में हम कहेंगे रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी देखने मिली और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में देखने मिली है। एंटीबॉडीज जो है अगेंस्ट WNV वेयर फर्स्ट डिटेक्टेड इन ह्यूमंस। तो देखिए, अब जब भी कोई बीमारी होती है हमारे किसी भी ह्यूमंस को, तो वो ह्यूमंस के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, ऐसे वायरसेस को ख़त्म करती है। तो वो बीमारी होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनती है। तो ऐसी एंटीबॉडी WNV की सबसे पहले मुंबई में देखी गई लोगों में 1952 में। तो तब ये हम देख रहे हैं कि बहुत पुराना है। तो WNV जो होता है इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम मॉस्किटो इन आंध्र प्रदेश, हम कहेंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। तो इन सब रीजन में आपको ये WNV यानी वेस्ट नाइल वायरस देखने मिला है। ट्रांसमिशन साइकिल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन जो है वो है क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जो मच्छर इसे फैलाते हैं ये WNV को, उसका नाम है क्यूलेक्स स्पीसी, जो मॉस्किटो का एक स्पीसी है। बर्ड जो होता है उनके अंदर ये वायरस काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं, तो वो एक रिजर्वायर है जिसमें वायरस देखने मिलते हैं। और जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी जिस मॉस्किटो में वायरस होता है वो ट्रांसमिट करता है WNV को ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, इंक्लूडिंग बर्ड्स। तो बर्ड्स से ये लेके आएगा ह्यूमंस तक, और ह्यूमंस जो है उनको यहाँ पे ये वायरस होने लगेगा। अगर देखोगे तो जैसे बर्ड में बर्ड टू मॉस्किटो ये जाएगा, और फिर वो मॉस्किटो किसी व्यक्ति को काटेगा और उसके अंदर ये वायरस जाएगा, किसी एनिमल को काटेगा उसके अंदर ये वायरस जाएगा। और जो इंसेक्ट है तो ये अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, फिर वो अगर किसी
दूसरे पंछी को जाके काटता है, जिस दूसरे बर्ड को जाके काटता है, तो उस बर्ड को भी ये बीमारी होते हुए दिखती है। तो ये ऐसा ट्रांसमिट होते रहता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे रोका जा सकते हैं, तो कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, इसकी कोई भी वैक्सीन ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन एंड सपोर्टिव केयर जो होता है वही एक होगा कि जब भी होता है तो पहली बात तो हमें बचना होगा, दूसरी बात अगर हो गया तो काफ़ी अच्छे से केयर करना होगा, इसी से हम बच सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम कहेंगे मॉस्किटो कंट्रोल करना होगा, यानी जो मच्छर है वो कम से कम रहे ये देखना होगा। मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड करना होगा, यानी मच्छर काटे ना, इसका ख्याल आपको रखना होगा। और बर्ड की पॉपुलेशन जो होगी उसके मॉनिटर करना होगा, यानी बर्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हमें देखने मिलनी चाहिए। तो अगर देखने मिली तो या फिर ऐसे जो बीमारी है वो बर्ड्स में ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ से वो मच्छरों में और मच्छरों के थ्रू ह्यूमन में भी आ सकती है, बाकी एनिमल्स में भी आ सकती है। तो ऐसा हमारा पहला करंट अफेयर था। पहले न्यूज़ थी जो कि एक बीमारी को लेकर थी जिसको हम वेस्ट नाइल वायरस कहते हैं। तो इसका सोर्स था द हिंदू। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है कार्बन फार्मिंग को लेके। अब यहाँ पे फार्मिंग आ रहा है, यानी एग्रीकल्चर भी आ रहा है और कार्बन आ रहा है, तो एनवायरनमेंट भी आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना होगा। ऐसा हम हर बार कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, उसको हमें ज़्यादा एयर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए, ये सब हम कहते हैं। तो एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है और खेती से भी ऐसा काफ़ी बार होता है। तो कार्बन फार्मिंग इसी से रिलेटेड है। क्या है हमें पता चलेगा। तो कुछ टेक्निक्स जो है कार्बन फार्मिंग में, वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कम कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, GHG। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे हम एग्जांपल बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए या फिर CFC बोलिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये सब जो गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस, इन ग्रीन हाउस गैसेस में क्या खासियत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सन से जो हीट आती है अर्थ पे, अर्थ क्या करेगी, ये हीट अर्थ पे गिरेगी और ये पूरी हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अर्थ इसको पूरा वापस भेज देगी। अब ये अर्थ से ये टकराई, अर्थ थोड़ी गर्म हो गई और ये वापस चले गई ऊपर। अब अर्थ के जाने के बाद जब सन नहीं है तो हीट तो आएगी नहीं, बट हमारा एटमॉस्फेयर तो फिर सन नहीं रहेगा तो इतना ठंडा हो जाएगा, जैसे समझ जाइएगा कि बर्फ में रहने वाली सिचुएशन हो जाएगी, बहुत माइनस में रहेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को थोड़ा वार्म रखती है, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो एयर में, इनमें कैपेसिटी है कि ये जो हीट वापस जा रही है इसको ट्रैप कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करके अपने पास रख लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा गर्म करते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा हम कहेंगे परसेंटेज बढ़ने लग गया तो अर्थ कुछ ज़्यादा ही गर्म होने लग जाएगी, और इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग फिलहाल हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। बिना ग्रीन हाउस गैसेस के भी हम रह नहीं सकते और ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रहेगी तो भी हम रह नहीं सकते। तो एक लेवल में रहने चाहिए, जो नेचुरली थे उतने रहने चाहिए, हम बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मिंग से हम कम कर सकते हैं। यानी इनका कहना है कि कार्बन स्मार्ट फार्मिंग मेथड्स अगर हम यूज़ करें, यानी जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, ऐसी अगर हम यूज़ करें कार्बन फार्मिंग, तो हमारी फूड डिमांड्स भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम खेती भी कर रहे हैं और दूसरा कार्बन ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर रहे, जिस कारण कार्बन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका लेवल नहीं बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता है, उस कारण हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्लाइमेट चेंज होने लगता है, यानी क्या हो जाने लगता है, ज़्यादा गर्म होने लगता है या कभी ठंडा होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जाने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, ठंडा तो वैसा नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी तो वार्म ही होगा। तो इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं। तो ये कार्बन फार्मिंग है क्या, कार्बन फार्मिंग जो होती है इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। ऐसे काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती है, ऐसे काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है, वो यूज़ की जाती है फार्मिंग में, जिससे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम किए जाए एग्रीकल्चर और लैंड यूज से। इसका एम यही होता है कि कार्बन जो होगा उसको सॉइल में स्टोर करके रखना, क्रॉप के रूट्स में स्टोर करके रखना, वुड या लीव्स में स्टोर करके रखना। आपको तो पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या इनहेल करते हैं, तो प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। तो जितने ये प्लांट्स रहेंगे उतना इनके अंदर क्या जाते जाएगा, कार्बन जाते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाते जाएगा, यानी ये कार्बन इनके अंदर स्टोर होते जाएगा जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ और प्लांट्स बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम कार्बन का जो लेवल है उसको एक तरह से यानी हम कहेंगे कि नॉर्मल कर सकते हैं। तो की टेक्निक्स क्या है कार्बन फार्मिंग के, सबसे पहला रैशनल ग्रेजिंग, यानी हमें बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करानी है लाइफ स्टॉक की। उनको ये नहीं देखना है कि भाई बहुत ज़्यादा घास खा रहे हैं हमारे जानवर, उसको हम चराने लेके जा रहे हैं, ग्रेजिंग यानी चराना। तो हमको इतना ही करना चाहिए जितना वेजिटेशन रिकवर हो सके, है ना, ताकि ये घास के अंदर भी कार्बन तो रहता है, आपको तो पता है, तो उसको घास के अंदर रहने दीजिए। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है कि ट्रीज़
और श्रब्स जो है वो भी रहने देना फार्मिंग सिस्टम में। ऐसा नहीं कि पूरे ट्रीज काट के फिर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे खेती कर रहे हो, वैसा नहीं होगा। यानी ट्रीज़ के प्रेजेंस में भी खेती हो सकती है। ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री होती है। तो ट्रीज़ के अंदर कितना सारा कार्बन स्टोर होता है आप जानते हो, जब इनहेल करते हैं अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वैसा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी हम कहेंगे कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसा जीरो टीलेज, क्रॉप रोटेशन करते रहना, क्रॉप को कवर रखना जिससे सॉइल डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो और ऑर्गेनिक कंटेंट भी अच्छा रहे सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो बने रहें, वो कहीं वेस्ट ना हो। तो ये भी हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अगला इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी सोच समझ के यूज़ करने चाहिए। जिसकी ज़रूरत नहीं हो फालतू के हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। और अगला है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। जो भी पशु पाल के रखे हैं लोगों ने, कहीं ना कहीं उनकी फीडिंग की क्वालिटी भी ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक तो देखिए उनको फीडिंग जो कर रहे हैं अपन, वो बहुत ज़्यादा तो घास हमें नहीं ख़त्म करनी है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि जो एनिमल का वेस्ट है वो भी हमें मैनेज करना है, क्योंकि उससे भी कार्बन निकलता है, या उससे भी मीथेन निकलता है। और मीथेन जो है वो एक तरह से ग्रीन हाउस गैस ही है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। ये सब टेक्निक्स आती है जो कार्बन फार्मिंग है उसमें। अगला क्या चैलेंजेस है, हम ये कर क्यों नहीं पा रहे। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स। इफेक्टिवनेस जो होती है वो लोकेशन पे अलग अलग है। कुछ लोकेशन जो है वो ऐसे है जहाँ पे ये सब चीज़ें सपोर्ट होती है, जो कार्बन फार्मिंग सपोर्ट होती है, और कहीं कहीं पे नहीं होती है। तो ये सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है, क्रॉप कौन से उसके डिपेंड करता है, वाटर कितना अवेलेबल है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी। प्रैक्टिसेस जो होती है उन्होंने इकोसिस्टम सर्विसेज को भी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो और पूरी हमारी बायोडाइवर्सिटी, बायो यानी लाइफ और डाइवर्सिटी यानी वेराइटी, जो वेराइटी ऑफ लाइफ अलग अलग स्पीसीज अवेलेबल है उनको भी हमें मेंटेन करना चाहिए। और अगला है पॉलिसी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। यानी यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कम्युनिटी जो होती है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, सब इसको मिलकर अडॉप्ट करेंगे जो भी लोग हैं उसको, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वैसी होनी चाहिए जिससे ये सब चीज़ें प्रमोट हो रही है। और इसी कारण हम इसी के चलते हम हर चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो है कार्बन फार्मिंग, इसका जो सोर्स था ये करंट अफेयर का वो था द हिंदू। चलिए अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर है रिचार्ज वेल्स को लेके। अब यहाँ पे एक नया आपको कंसेप्ट देखने मिल रहा है, रिचार्ज वेल। बट वेल आ गया तो पानी की बात आ रही होगी, कुएं की बात आ रही होगी, तो ये कहीं ना कहीं सिलेबस जाता है वाटर कंजर्वेशन में। आप कहेंगे एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड जो होते हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए मोर देन 900 रिचार्ज वेल्स अक्रॉस द सिटी विद इन 1 मंथ। एक महीने में लगभग 900 कुएं बनाए गए। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि करंट वाटर क्राइसिस बेंगलुरु में देखा जा रहा है। हम कहेंगे कि पानी की कमतरता देखी जा रही है। कावेरी वाटर जो होती है, कावेरी रिवर, वो भी सूखे जा रही है। तो हमें ये पता चल रहा है जब पानी अच्छा गिर रहा हो तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है। जब बारिश आपके आती है तो हमारे यहाँ पानी हम बहने देते हैं, बट वही पानी को अगर हम वेल्स में स्टोर करके रखें तो सोचिए हम उस पानी को साल में कुछ महीने यूज़ तो आराम से कर सकते, तो पानी की कमी नहीं होगी। तो यही है कि इंस्टीट्यूट अराइजेस फ्रॉम इनएफिशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, इनएडिक्वेट वाटर टैंक, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, है ना। तो पानी फिर गड्ढा खोद के वहाँ पे देखने से अच्छा है कि आप पहले से ही रिवर वेल्स जो है वो बना के रखिए और उसमें पानी स्टोर रहने दीजिए। अब ये रिचार्ज वेल होती क्या है ये देखना होगा, क्योंकि रिचार्ज वेल जो होती है ये कंसेप्ट रहा है न्यूज़ में। रिचार्ज वेल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है जिससे टू डायरेक्टली रिचार्ज ग्राउंड वाटर। यानी हम कहेंगे ये ऐसी वेल होती है जिसमें जब जो पानी होता है इससे हमारा जो ग्राउंड से ऐसा जुड़ा होता है जिससे ये पानी ग्राउंड तक भी पहुंच जाता है। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा है। जैसे अगर हमने सीमेंट के रास्ते बना दिए तो ये पूरा रास्ता यहाँ से पानी को अंदर जाने ही नहीं देता है, तो यहाँ का अंदर तो पानी ही नहीं बचता है। जो ऐसे वेल्स बना के रखे जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर जो पानी स्टोर होगा वो अपने आप ये ग्राउंड को पानी का रिचार्ज देते रहेगा। तो हम कहेंगे इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम कहेंगे कि सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी के लिए ये काम कर रहा है। पानी जो है वो हमेशा अवेलेबल रह सकता है क्योंकि इसके थ्रू जो ज़मीन है उसको भी पानी मिल रहा है इस वेल के थ्रू। ये जो वेल होती है ये काफ़ी डीप होती है, रेंजिंग फ्रॉम 0.3 to 3 मीटर इसका डायमीटर होता है। तो काफ़ी बड़ा डायमीटर भी है, और 10 से 15 मीटर ये डेप्थ इसकी डीपनेस है, डेप्थ होती है। तो इतना ये डेप्थ में होती है 10 से 15 मीटर तक, इतने नीचे तक ये ग्राउंड को पानी प्रोवाइड कर सकती है। वो सरप्लस वाटर जो है, जितना भी पानी एक्स्ट्रा का है, जैसे कि रेन वाटर होगा, तो ये सब क्या करता है, ये रेन वाटर इसमें जाता है, जो भी एक्विफर्स या फिर हम कहेंगे जो भी वेल है उसमें ये जाता है और ग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करता है। तो देखिए कितना अच्छा ये बात है। तो इसके कुछ फ़ायदे नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ फ़ायदे, मैं बोल रहा हूँ कई ज़्यादा फ़ायदे तो बिल्कुल है। तो देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट।
तो सबसे पहले रेन वाटर जो होगा वो ग्राउंड में परकोलेट हो जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। रिचार्ज वेल जो होंगे हेल्प करेंगे ताकि ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन हो सके। इंपॉर्टेंट उन दिनों में ये काम आएगा जब ड्राई पीरियड्स रहेंगे, यानी जब कहीं ना कहीं पानी नहीं रहेगा या फिर कुआं सूखने लगेगा तो ग्राउंड में तो पानी छोड़ दिया है इस कुएं के कारण, ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिचार्ज वेल जो होंगे वो ओवरऑल एनवायरमेंटल हेल्थ को भी अच्छा करते हैं क्योंकि वाटर साइकिल बैलेंस होती है। वाटर साइकिल आपको पता है चलते रहती है, ज़मीन से जो पानी आता है वही पानी आसमान में जाता है और वही पानी ज़मीन में गिरता है और वही पानी फिर से, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो हम कहेंगे इसको कहीं ना कहीं हम एक तरह से वाटर साइकिल कहते हैं, और रन ऑफ और इरोजन भी नहीं होगा, पानी एक्स्ट्रा का जो है वो बहते हुए नहीं जाएगा इधर उधर, और आपकी जो सॉइल है उसको भी ख़राब करके जाता है वो बहता हुआ पानी, सॉइल के ऊपर की लेयर भी बहा के लेके जाता है जिसको इरोजन कहते हैं। तो इरोजन जैसी चीज़ें वहाँ पे देखना नहीं मिलेगी, रुक जाएगी इरोजन। उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, फार्मर्स जो होंगे उनके लिए भी पानी अवेलेबल रहेगा, वो 2 to 3 क्रॉप्स हर साल ले पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, उनकी इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। पानी का अच्छे से यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इनपुट कॉस्ट जो लग रही है एग्रीकल्चर और लेबर के लिए वो भी, इरिगेशन और लेबर के लिए वो भी रुकेगी, क्योंकि इरिगेशन बनाओ तो उसमें भी खर्चा जो आ रहा है या उसके लिए जो भी फार्मर खर्चा कर रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए वो भी कम लगेगी क्योंकि ये खुद का पानी खुद इनके पास रहेगा। अगला है अर्बन वाटर मैनेजमेंट। अर्बन एरियाज़ में रिचार्ज वेल अगर बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। काफ़ी सारा जो पानी आता है तूफ़ान के साथ, जब एक साथ बरसता है तो ये पानी बह के ख़त्म हो जाता है, चले जाता है, तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा कहीं पे, और इससे तो फ्लडिंग भी नहीं होगी क्योंकि एक्स्ट्रा का पानी बहते जाता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि शहरों में कितनी फ्लडिंग होती है, और स्टेबल वाटर टेबल्स भी बनेंगे। अगला है एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग में हम कहेंगे जब ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ते रहेंगे इन रिचार्ज वेल के कारण, तो इससे कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि काफ़ी सारी एनर्जी भी बचेगी, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। यानी अगर देखोगे कि 1 मीटर पानी को उठाने के लिए ऊपर जितना भी पानी लग रहा है, यानी हम कहेंगे 1 मीटर राइज इन वाटर लेवल जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 0.4 किलोवाट जो है ये एनर्जी बचाएगा। यानी हम कहेंगे कि इससे काफ़ी सारे हमारे जो भी पानी को खींचने के लिए, पानी के लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे थे, जो भी मशीन्स लग रही थी, ये पूरी यहाँ पे वो यूज़ करना थोड़ा कम हो जाएगा, वो यूज़ करना बंद हो जाएगा, और यानी कम बंद तो नहीं होगा, कम होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपने देखे रिचार्ज वेल के। तो देखिए कितनी अच्छी स्टेप्स ली है यहाँ पे बेंगलुरु के वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने कि वो 900 से भी ज़्यादा रिचार्ज वेल्स बना रहे हैं। दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग जो हमने यहाँ पे देखी। अब ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। तो जो आपको अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है महाराष्ट्र गियर्स अप फॉर टाइगर रिलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो महाराष्ट्र क्या कर रहा है कि टाइगर के ट्रांसलोकेशन कर रहा है। ट्रांसलोकेशन करना यानी एक जगह से दूसरे जगह टाइगर को भेजना। अब टाइगर की बात आ रही है, तो फॉरेस्ट की बात आ रही है, तो एनवायरमेंट में ही इसका सिलेबस जाएगा। तो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो ट्रांसलोकेशन के लिए काम कर रहा है। कुछ जो टाइगर्स है वो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है चंद्रपुर में जो है वहाँ से, तो सह्याद्री जो है वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। द लोन टाइगर रिजर्व इन स्टेट्स वेस्टर्न रीजन। तो हम कहेंगे इनका ट्रांसलोकेशन हो रहा है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से, जो चंद्रपुर में, वहाँ से सह्याद्री में भेजे जा रहे हैं। तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है सह्याद्री, जहाँ पे बहुत सारे नहीं हैं। ताडोबा अंधारी के पास बोलोगे तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स आपको देखने मिलते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें टाइगर को कंजर्व किया जा रहा है फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स में। यानी वहाँ पे भी टाइगर कंजर्व होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे टाइगर एक ही जगह आ रहे हैं। टाइगर की संख्या में दूसरी जगह भी बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर है ये बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वहाँ से ये टाइगर आना जाना करते रहते हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं सह्याद्री में भी जब टाइगर जाते हैं। तो की टेकअवेज की अगर बात करें तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो इज़ द ओनली 5 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। तो ये 5 टाइगर रिजर्व में से एक है। जैसे कि हम कहेंगे कावल इन तेलंगाना, कमलंग इन अरुणाचल प्रदेश, दाम्पा इन मिज़ोरम, सातकोशिया इन ओडिशा, और अगला जो है ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो हम कहेंगे ये एक ऐसा है, यानी ये जो 4 है यहाँ पे विद 0 टाइगर्स विद इन रिजर्व, यानी इन पूरे टाइगर रिजर्व्स में कोई टाइगर ही नहीं है। तो ऐसे 5 टाइगर रिजर्व में से एक है ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर्स नहीं है। और ट्रांसलोकेशन अगर करोगे तो हम उनकी पॉपुलेशन जो होती है उनको रिवाइव कर सकते हैं, और उनकी पॉपुलेशन ये टाइगर रिजर्व में ख़त्म हो चुकी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो होता है वो कोल्हापुर में आपको देखने मिलता है, सातारा, सांगली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। काफ़ी लंबा ये टाइगर रिजर्व है, यानी 1165 स्क्वायर किलोमीटर का ये रिजर्व है, और इसको टाइगर रिजर्व
2010 में बनाया गया था और ये कहीं ना कहीं चांदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं यूनियन मिनिस्ट्री जो होती है उनके साथ साथ चल रहे थे, यानी वो सब चीज़ों का इंतज़ार चल रहा था कि कब ट्रांसलोकेशन होता है और यहाँ पे भी टाइगर आते हैं। तो NTCA जो होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो सेंट्रल के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने क्लियर किया ट्रांसलोकेशन प्लान को अक्टूबर 2023 में। तो इनिशियल फेज जो है उसमें मेल टाइगर और अ पेयर ऑफ मेल और फीमेल टाइगर जो कि ट्रांसलोकेट किए जाएंगे, हम कहेंगे ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से तो सातपुड़ा टाइगर रिजर्व में, ये हमें देखने मिलता है। तो ये वहाँ पे भेजे जाएंगे और फिर टाइगर की जो पॉपुलेशन है बढ़ाई जाएगी। 2023 में टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी कम है, यानी सह्याद्री और कर्नाटक के फॉरेस्ट की बीच की बात करें तो काफ़ी इनकी काफ़ी इनकी संख्या कम हो गई थी टाइगर्स की, क्योंकि वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलाई गई, वहाँ पर माइनिंग्स की गई, रोड के प्रोजेक्ट्स बनाए गए, ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए, लोग वहाँ पर आके रहने लगे, पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, तो जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, वो इधर उधर चले गए। ट्रांसलोकेशन जो होगा जब टाइगर का, हम कहेंगे ताड़ोबा अंधारी से, इस कारण हम यहाँ पे हम कहेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे भी देखा जाएगा, तो विच स्प्रेड और महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, वहाँ भी ये करने के लिए फिर हम फ्री हो जाएंगे। अगर जो एक बार बस ताड़ोबा अंधारी से वहाँ पे टाइगर चले जाए, फिर पेंच टाइगर रिजर्व से भी ये किए जा सकते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जितने भी प्लान हैं उसमें टोटल 8 टाइगर जो है वो भेजे जाएंगे, जिसमें 3 मेल और 5 फीमेल होंगी। ट्रांसलोकेशन जो होगा इज़ द पार्ट ऑफ फेज 2 ऑफ टाइगर रिकवरी प्रोजेक्ट। तो टाइगर रिकवरी प्रोजेक्ट जो चल रहा है जिसमें हम टाइगर की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसका ये फेज़ 2 है, जिसमें टाइगर का ट्रांसलोकेशन किया जाता है, टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर टाइगर की संख्या बढ़ाई जाती है। फेज़ 1 जो था उसमें हम हैबिटेट प्रिपेयर कर रहे थे इन टाइगर्स के लिए, रीइंट्रोडक्शन के लिए, उनका हैबिटेट यानी उनका घर यानी फॉरेस्ट। तो पहला एम था फॉरेस्ट को ठीक करना, दूसरा एम है अब टाइगर को वहाँ पे भेजना। अब हम यही कहेंगे ऑगमेंटेशन ऑफ प्रे, यानी अब उनके जो भी शिकार है उनको वहाँ लाया गया, अब टाइगर का घर बन गया यानी फॉरेस्ट बन गया, उनके शिकार वहाँ पे आ गए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन वहाँ पे हो गई और टेम्पररी एनक्लोजर भी बना दिए सॉफ्ट रिलीज के लिए, है ना। तो सॉफ्टली उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ऐसे एनक्लोजर भी रेडी कर दिए हैं। अब फेज़ 2 चलेगा और उसमें टाइगर को फाइनली ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो जो करंट अफेयर था ट्रांसलोकेशन को लेके, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। बिल्कुल सही सुना आपने, गर्मी आ रही है, अब देखने मिलते हैं फॉरेस्ट फायर, तो जंगलों में लग जाती है आग। तो हम कहेंगे कि सिलेबस जो होता है ये जाता है एनवायरमेंट में। तो ये काफ़ी एक बुरी खबर है जो हमें देखने मिल रही है कि फॉरेस्ट फायर हुआ है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 5 लोगों की ज़िंदगी भी गई है इस फायर्स में। तो हम कहेंगे ये स्प्रेड हुई है 1000 हेक्टेयर के फॉरेस्ट में उत्तराखंड के। तो काफ़ी डेंजर बताया जा रहा है। ब्लेज जो है फैनिंग आउट टू हेवीली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स तक ये आग पहुँचते जा रही है, नैनीताल सिटी तक जाते जा रही है, विजिबिलिटी काफ़ी पुअर हो गई है। और हम कहेंगे कि एयरफोर्स जो है ये एफर्ट्स डाल रहा है फायर फाइटिंग के, जिसमें एयरफोर्स जो है ये आग के ऊपर काम कर रहा है। तो ये आग को रोका जा रहा है, ये आग से लोगों को निकाला जा रहा है, और काफ़ी एक बुरी चीज़ हमें देखने मिल रही है फॉरेस्ट फायर। तो बैकग्राउंड ये है कि हायर फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट जो होते हैं रिपोर्ट किए गए इंडिया में किए जाते हैं जनरली मार्च अप्रैल मई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई बायोमास होता है। बायोमास यानी जैसे प्लांट से, ट्रीज से गिरी हुई चीज़ें, जैसे हम कहेंगे उससे गिरे हुए सूखे पत्ते, उसके गिरी हुई सूखी ब्रांचेस, लकड़ी और ये सब, इसको जल्दी आग लग जाती है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। तो हम कहेंगे विंटर के एंड तक आपको ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, विंटर के एंड के बाद, और ये समर सीजन्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे इसके की टेकअवेज देखेंगे तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि 3 फैक्टर्स है जिस कारण ये फॉरेस्ट फायर हुई है। पहला हम कहेंगे स्प्रेड क्यों होता है, क्योंकि फ्यूल लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा टेम्परेचर। देखिए ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में जल्दी आग पकड़ ली जाती है। दूसरा फ्यूल लोड बहुत ज़्यादा है, यानी हम कहेंगे कि सूखी लकड़ियाँ पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और दूसरा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। तो ड्राई लीव जो होती है ये फ्यूल है फॉरेस्ट फायर के लिए, यही जलते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि नियरली 36% इंडिया के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे फायर लगने के चांसेस है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो बर्निंग फॉरेस्ट होते हैं इट इंटेंसिफाइज हीट एंड लीड टू ब्लैक कार्बन, है ना। गर्मी भी बढ़ती है अगर फॉरेस्ट के जलने से, और कार्बन के एमिशन भी होते हैं। अब वो जल रहे तो कार्बन एमिशन तो होंगे, और ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और वो वाटर सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं, एयर क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं।
हाउएवर कुछ अगर देखेंगे तो कुछ नेसेसरी है, क्योंकि उससे फॉरेस्ट का रीजनरेशन होता है। फॉरेस्ट कभी कभी जलने चाहिए, बट एक उसका टाइम और एक पीरियड होता है। तो हम कहेंगे ये तभी ठीक है। तो जैसे लिटर अगर हम कहेंगे, जैसे जो कचरा है वो अगर जल गया तो फ्रेश ग्रासेस आ सकती है, जो ख़राब ग्रासेस या फिर सूखी हुई ग्रासेस है वो जलेगी तो। बट पूरा का पूरा जब फॉरेस्ट जलने लगा तो कितना लॉस हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने ब्लेम किया है फायर के पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। उनका कहना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इन्हीं के कारण ये आग लगी है। उन्होंने कहा है कि लोग जो होते हैं वो आग लगा देते हैं उनके फॉडर को फॉर अ वीक, पूरा बहुत सारा सूखा चारा और ये सब लाते हैं, कचरा लाते हैं और उसको आग लगा देते हैं। अर्बन बॉडीज जो होती है उन्होंने ये भी कहा है लोगों को कि वो ऐसे सॉलिड वेस्ट जो अपने घर का कचरा उसे जलाना बंद कर दे और बिल्कुल फॉरेस्ट के आसपास तो बिल्कुल ना जलाए, और फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के आसपास बिल्कुल ही ना जलाए। और हमें इमरजेंसी मेजर्स भी लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे बताई गई है। आपको ये बता दूँ कि नियरली 75% जो है फॉरेस्ट फायर्स देश में, जैसे हम कहेंगे उत्तराखंड में को भी इंक्लूड करके, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होता है। हिस्टोरिकली देखा गया तो जो भी हम कहेंगे पाइन ट्रीज़ होती है उसके निडल्स हम कहेंगे फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरती है समर मंथ्स में, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम कहेंगे उत्तराखंड की बात हो रही है तो ये एक हिली रीजन है, यहाँ पे पाइन ट्रीज़ होते हैं, तो पाइन ट्रीज़ की निडल यहाँ पे गिरती है या लीव्स गिरती है, और जो लीव्स होती है वो सूखी होती है और इसको आग जल्दी लग जाती है ये सीज़न में। तो फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो है ही, और हम कहेंगे इसमें बैन और प्यूनिटिव मेजर्स भी लेने चाहिए। ऐसे चीज़ों को बैन करना चाहिए फॉरेस्ट में जो फायर करा सकते हैं, और उसके अलावा इसके कुछ ना कुछ इसके ऊपर पनिशमेंट्स भी रखनी चाहिए। तो गटिंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट इज़ अ साइन ऑफ एग्रीगेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस, यानी हम कहेंगे जो उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपने आप भी कम हो रहे हैं। इस कारण हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस है जिस कारण ये हो रहा है। सीवियर फायर जो होती है वो काफ़ी सारे फॉरेस्ट में लग जाती है, तो हम कहेंगे पर्टिकुलरली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको ज़्यादा देखने मिलती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी जहाँ रेनफॉल बहुत कम है, ऐसे रीजन जहाँ मॉइस्चर बहुत कम होता है ऐसे रीजन। डेसिडियस यानी ऐसे ट्रीज़ जो अपने लीफ को शेड कर देते हैं एक सीज़न में, तो ऐसे ट्रीज़ को कहा जाता है डेसिडियस ट्रीज़। तो वहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन पर, वहाँ पे आग लग जाती है। बट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, माउंटेन फॉरेस्ट यानी जो पहाड़ पे होते हैं, एवरग्रीन यानी जो कभी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, वो हमेशा हरे भरे ही होते हैं। जो ड्राई डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं वो एक टाइम पर देखना आपको सूखे सूखे दिखेंगे। उसके अलावा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसमें आधे वैसे ट्रीज़, आधे डेसिडियस ट्रीज़, आधे एवरग्रीन ट्रीज़ वाले होते हैं। माउंटेन यानी पहाड़ पर रहने वाले फॉरेस्ट होते हैं, ये ज़्यादा यहाँ पे आग लगने के चांस नहीं होते। ड्राई डेसिडियस में आग लगने के चांस बहुत ज़्यादा है। मॉनसून डेफिशिएंट एरियाज जो है, यानी हम कहेंगे लास्ट ईयर जो है स्टेट लास्ट ईयर, तो इसमें मॉनसून बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो इस कारण हम कहेंगे कि ड्राई रहा है अप्रैल, ड्राइस्ट अप्रैल देखा गया पिछले 5 साल में, तो इस कारण मॉइस्चर बहुत कम रहा है, तो आग जल्दी फैलने के चांस हैं। और ऑक्सीजन तो काफ़ी अच्छा है उस फॉरेस्ट में, जिससे जो आग को कहीं ना कहीं फैलने का मौका भी देता है। सो इस तरह से ये एक और न्यूज़ रही है फॉरेस्ट फायर को लेकर, और इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। सो अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है लॉकबीट रैंसमवेयर को लेके। लॉकबीट रैंसमवेयर एक तरह का वायरस देखने मिल रहा है, बहुत खतरनाक होते हैं ये वायरसेस या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $10 मिलियन रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखिए रिवॉर्ड कितना बड़ा है, $10 मिलियन का जो इन्फॉर्मेशन हमें देगा डिमिट्री यूरियेविच कोरोशवेव की। तो बहुत अच्छे से मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम कहेंगे कि प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति की जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसको $10 मिलियन मिलने वाले हैं। तो ये क्रिएटर है लॉकबीट रैंसमवेयर ग्रुप का। तो ये बहुत भयंकर एक रैंसमवेयर, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, तो ये उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो हम कहेंगे बैकग्राउंड ये है कि FBI डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर व्रे, उन्होंने एम्फसाइज़ किया, उन्होंने फोकस किया कि एजेंसी की कमिटमेंट है कि रैंसमवेयर ऑर्गेनाइजेशंस को हम ख़त्म कर देंगे। सब्सटेंशियल अवार्ड दिया जाएगा जो कोरोशेव जो है उसके बारे में हमें बताएगा, तो हम उसको पकड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे लोगों को जो इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं उन जिनके सिस्टम्स। लॉकबीट रैंसमवेयर की बात करें तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है, जो हम कहेंगे ब्लॉक यूज़र एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम है इन एक्सचेंज ऑफ रैंसम पेमेंट, है ना। तो कुछ पेमेंट यहाँ पे लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो उसको ये ब्लॉक कर देता है। लॉकबीट ऑटोमेटिकली क्या करता है, तो वैल्यूएबल टारगेट्स अपने बनाता है
वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है और जितना भी कंप्यूटर सिस्टम की चीज़ें हैं उसको वो एक्सेसिबल बना देता है, यानी दूसरों के कंप्यूटर में घुस के वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। प्राइमरीली ये टारगेट करता है एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स से ज़्यादा, क्योंकि ये जो है यहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो लॉकबिट ऑपरेट करता है रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल, इसको कहा जाता है रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल, रास मॉडल। तो रास ये इज़ अ बिजनेस मॉडल जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्रिएट करते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रैंसमवेयर को, सब मिलके काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करके ये अपने अटैक्स को यूज़ करते हैं और ये काफ़ी सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। अब यहाँ पे खतरा क्या है, लॉकबिट का जो खतरा है उसमें सबसे पहला ऑपरेशंस डिसरप्शंस, यानी जो भी फंक्शन है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाएगा, काफ़ी सारे फंक्शंस नहीं चलेंगे जब ये आ जाएगा तब। दूसरा एक्सटॉर्शन, हैकर जो होता है उसको फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, पैसे का भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तीसरा है डेटा, आपका डेटा जो है जिसका भी यहाँ पे सिस्टम हैक हुआ है वहाँ चले जाएगा, उसका डेटा इलीगल पब्लिकेशन हो जाएगा, ब्लैकमेल होगा इफ़ द विक्टिम डज नॉट कंप्लाई। तो विक्टिम हर चीज़ नहीं बताएगी तो उसको ब्लैकमेल करने लगेंगे कि भाई तेरा डेटा चले जाएगा, तेरी जो है ये इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बता देंगे, तो ये सब चीज़ें चलेगी। उसके अलावा इसका ओरिजिन और नोटेबल टारगेट्स क्या है। अटैक जो है लॉकबिट्स को लेके वो अराउंड सितंबर 2019 से शुरू हुए थे, ABCD वायरस इसको कहा गया। नोटेबल पास्ट टारगेट जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस रहे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया गया। लॉकबिट जो होता है उसने रिपोर्टेडली टारगेटेड इंडियाज़ नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, हमें कहेंगे तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज को भी यहाँ टारगेट किया गया है, ऐसा भी कहा जाता है। लॉकबिट जो होता है अवॉइड करता है अटैकिंग सिस्टम लोकल टू रशिया, रशिया के सिस्टम्स को यहाँ पे वो अटैक नहीं करता है, बाकी कंट्रीज़ को, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में रशिया से जुड़े हुए बाकी कंट्रीज़ को ये कहीं ना कहीं हानि नहीं पहुंचा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये नहीं चाहता कि यहाँ पे उसके खिलाफ कोई केस दर्ज और वो भी इसको पीछे पकड़ने के पीछे लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये वहीं से ये व्यक्ति आसपास से बिलोंग करता है और ये नहीं चाहता कि वहाँ की भी जो पुलिस है या वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके पीछे चले जाए, ऐसा कहा जाता है। तो ये रैंसमवेयर जो लॉकबिट ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है रेमिटेंसेस को लेके। अब रेमिटेंसेस की बात है, रेमिटेंसेस आपको नहीं पता क्या है तो टेंशन मत लीजिए। पहले तो आपको ये बता दूं कि इसका सिलेबस इकोनॉमी में जाता है। इंडिया जो होता है वो पहला देश बना जिसको ओवर $100 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं 2022 में। ऐसा यूनाइटेड नेशन की माइग्रेशन एजेंसी कहती है। तो यूनाइटेड नेशन के माइग्रेशन एजेंसी के अकॉर्डिंग, यानी माइग्रेशन एजेंसी क्या करते हैं, कितने लोग आए कितने लोग गए ये देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की इन्होंने कहा है कि इंडिया को $100 बिलियन के रेमिटेंसेस मिले हैं। अब ये रेमिटेंसेस क्या है ये आपको पहले बता देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस यानी जो फंड भेजे जाते हैं अपने एक देश से तो दूसरे देश में, तो हम कहेंगे सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर ऑफन बाय माइग्रेंट वर्कर टू देयर फैमिलीज बैक होम। जैसे कोई एक इंडिया से USA गया है कुछ काम करने के लिए और वो कुछ पैसे कमा के वो इंडिया में भेज रहा है, तो ये जो इंडिया में पैसा आएगा इसको रेमिटेंसेस कहे जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर जाके काम कर रहा है और जो कमा रहा है उसमें से कुछ जो है वो पैसे अपने होम कंट्री में भेज रहा है, इसको कहा जाता है रेमिटेंसेस। अब अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अलग से देखने मिल रहे हैं। आपको ये जो न्यूज़ है वो पता तो चली गई होगी ऊपर जो लिखी है, जैसे कि हमने ये देखा कि रेमिटेंसेस जो आए हैं वो कितने आए हैं, तो हम कहेंगे $100 बिलियन से भी ज़्यादा, डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में, इतने डॉलर इंडिया में भेजे गए हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो उन्होंने रिवील किया है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2014 का, और इंडिया के जो रेमिटेंसेस है वो $111 बिलियन दिख रहे हैं 2022 में। इंडिया देखिए पहले 3.42 बिलियन, 68.91, 83.15, उसके 53.48, 68.91, 83.15, और अब देखिए 2022 में $111.22 बिलियन इतने इंडिया में भेजे जा रहे हैं। तो रेमिटेंसेस क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो उसके अलावा आप देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस का काफ़ी बड़ा रोल है किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने में, क्योंकि देश में डॉलर रिसीव होता है। जब भी कोई बाहर जाके काम करता है तो यहाँ पे डॉलर भेजेगा, और हमारी देश की जो बैंक्स होती है वो जैसे हम कहेंगे रिजर्व बैंक, वो डॉलर को कन्वर्ट कर देगी, यानी डॉलर की जगह उसके परिवार को, उस व्यक्ति के परिवार को रुपीस भेजेगी। इस तरह से हमारे पास डॉलर भी आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ें
बाहर से मंगाते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर का हम कहेंगे हमारे पास ऐसा हम कहेंगे रहना चाहिए डॉलर हमारे देश में, तो ये बहुत अच्छी है। टॉप सोर्सेस ऑफ रेमिटेंसेस क्या हैं? तो यूएई, ज़्यादातर वर्कर्स जो होते हैं ये यूएई में जा रहे हैं, तो यूएई के इकोनॉमी में ये काम कर रहे हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस भेजते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स में, तीसरा हम कहेंगे सऊदी अरब में, और चौथा ओमान और कुवैत से आते हैं। तो ये बड़े बड़े सोर्सेस है जहाँ से रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं। इंडिया का रोल क्या एज अ सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स? इंडिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट जो है नियरली 18 मिलियन लोग हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। इंडिया के बट इंडिया से बाहर रहते हैं। देखिए कितने सारे इंडियंस जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भी हो सकता है ये नंबर। तो मेजर जो है डायस्पोराज फ्रॉम इंडिया आर लोकेटेड इन इंडिया से जो बाहर लोकेटेड है वो यूएई में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, सऊदी अरेबिया में, यहाँ ज़्यादातर रहते हैं। इंडिया को हम कहेंगे तो 13th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर इमिग्रेंट्स के लिए भी। तो हम कहेंगे बाहर के लोग भी इंडिया में आना प्रेफर करते हैं। 13th रैंक पे है इमिग्रेंट्स के मामले में। इमिग्रेंट्स यानी देश में आने वाले, एमिग्रेंट्स यानी देश से जाने वाले। आय आ गया तो अंदर आने वाले, ई आ गया तो बाहर जाने वाले। तो हम कहेंगे कि विद पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू लिव इन इंडिया, रिस्क और चैलेंजेस क्या है? रेमिटेंसेस जो होता है ये तो फैमिलीज़ को सपोर्ट कर देती है, कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर देती है। जो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उसमें काफ़ी रिस्क होती है, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। कुछ वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है फाइनेंशियली, उनको तो बेचारों को काम करना पड़ रहा है, बट वो कितने एक्सप्लॉयट हो रहे हैं बाहर ये हमें नहीं पता। तो बाहर तो इंडियन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ सकता होगा। अगला है माइग्रेशन कॉस्ट। माइग्रेशन कॉस्ट आना जाना ये वो के कारण काफ़ी सारे फाइनेंशियल डेट में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। अगला है जीनोफोबिया और वर्क प्लेस एब्यूसेस। या अगर हम देखेंगे तो जो माइग्रेंट्स हैं, अब वो तो उनके देश के लोग नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर तो इस तरह की चीज़ें करेंगे कि भाई वर्क प्लेस पे काफ़ी एक मिस ट्रीटमेंट दिखाएंगे, गलत ट्रीटमेंट करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे हमारे लोगों के साथ। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई ये बाहर से आके हमारे देश की जॉब्स और ये सब ख़राब कर रहे हैं, तो ये जीनोफोबिया रहेगा, यानी डिसलाइक करेंगे, वो हमें हेट करेंगे। तो गल्फ़ स्टेट्स जो है जैसे कॉमन डेस्टिनेशन है इंडियन वर्कर्स के लिए, तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने मिलता है। हमारे लोगों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके, ये वो सब वहाँ पे चलते रहता है। तो हम कहेंगे हमारे लोगों को राइट्स तो मिलते ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रहेगी बाहर। आखिर हमारे लोगों को राइट्स तो हमारे देश में ही रहेंगे पूरे, बाहर तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से रेमिटेंसेस को लेके एक न्यूज़ रही है और इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। थर्ड, मेजर इंडियन डायस्पोराज आर लोकेटेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है विद रेफरेंस टू लॉकबिट रैंसमवेयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक यूजर एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इन एक्सचेंज फॉर रैंसम पेमेंट। सेकंड, इट प्राइमरली टारगेट एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंडिविजुअल्स। थर्ड, लॉकबिट अवॉइड्स अटैकिंग सिस्टम्स लोकल टू इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। जो सही ऑप्शन लगता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। Question number 3 है with reference to recharge wells. Consider the following statements. Recharge wells are structure designed to directly recharge groundwater. Second, they play a crucial role in replenishing aquifers and maintaining sustainable water availability. Third, urban areas recharge well help manage storm water runoffs, reduce flooding, and maintain stable water tables. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. Question number 4 is consider the following statements. Statement 1, carbon farming refers to a set of practices aimed at reducing greenhouse gas emission from agriculture and land use. Statement 2, carbon farming aims at storing carbon in soil, crop roots, wood and leaves. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 2 is not correct explanation for statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Question number 5 is with reference to West Nile fever. Consider the following statement. West Nile fever is an infectious disease caused by West Nile virus. The principal vector for transmission is a Culex species of mosquito. Which of the
statements given above is or are correct? Only 1, 2 only, 3 is both 1 and 2, या 4th neither 1 nor 2. पिछले जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर जानने के, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी. आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले, और जिन लोगों ने इसके सही आंसर दिए हैं वो है शीतल मेश्राम, आकांक्षा लूचे और रेणुका दुबे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.